हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए जो कि है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग वैसा वही चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होगा सारा। इनफैक्ट जितना क्वेश्चन हम लेंगे सारा एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम है क्या? तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं ये जानना है। देखो, अगर तुम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर, तो तुम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है अगर ax प्लस बी ऐसा करके लिखा हुआ रहे इक्वल टू 0, मतलब x पे पावर 1 है, तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ये विथ वन वेरिएबल हुआ, इसमें एक वेरिएबल x लगा है। बट अगर इसको हम दो फॉर्म में लिखें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ये है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ऐसा ही फॉर्मेट तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें a और b जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। मतलब a और b में से कोई एक, जैसे a जीरो हो गया तो x हट जाएगा, फिर दो वेरिएबल का नहीं एक वेरिएबल का हो जाएगा। b जीरो हो गया तो फिर y खत्म हो जाएगा, a वाला बच जाएगा, वो भी एक लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a और b 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। जहां a b c के जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए फिर आगे ये x और y के जगह कोई भी ऐसा नंबर रख दो जिसे सॉल्व होकर ये 0 आ जाए, तो उस x y को वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर गिवन ए बी सी जो भी दिया रहेगा, अगर उसको पुट करने से 0 आया तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन कहलाता है, या इसका सॉल्यूशन की ये x और y का मतलब जो भी वैल्यू आने से ये 0 सेटिस्फाई हो गया, वो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यही याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे एवरीडे एग्जांपल से अगर समझो, तो जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज इज 4 रुपी मोर देन द कॉस्ट ऑफ 3 बनाना, इसको तुम लीनियर इक्वेशन में लिख सकता है। कैसे? देखो, बोला था कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज, 2 ऑरेंज का जो प्राइस है वो 4 रुपया ज्यादा है देन कॉस्ट ऑफ 3 बनाना। तो हम ऐसे करके लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बनाना अगर x रुपया होता और कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जो होता है वो y रुपीज का होता, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज y रुपीज का होता। तो क्वेश्चन बोला था कि कौन 4 रुपया ज्यादा है, तो बोला था कि ऑरेंज का कॉस्ट, ऑरेंज क्या है y, तो y का जो वैल्यू है ना, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज बोला था ना, यहाँ देखो 2 ऑरेंज बोला था तो एक ऑरेंज है y, तो 2 ऑरेंज का हो जाएगा 2y। वो 4 ज्यादा है किससे? 3 कॉस्ट ऑफ 3 बनाना, 3 ठो बनाना का कॉस्ट 3x हो जाएगा और उसमें 4 ज्यादा कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। देख रहा है, मतलब बनाना का कॉस्ट का 3 बनाना का कॉस्ट 3x, उसमें से 4 जोड़ेंगे जो आएगा ना वो 2 ऑरेंज के कॉस्ट के बराबर होगा। यही चीज यहाँ बोला था, इसको मान सकता है इक्वेशन 1, एक सिचुएशन हो गया। और इसी को ना तुम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 इज अ, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है ना बच्चा, तो उसका ग्राफ तुम बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अभी बना के भी दिखाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो आगे फिगर में दिखाएंगे अभी। मेनी सिमिलर रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस बाय अ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह का बहुत सारा हम लोग जो है सो एग्जांपल्स लेके बना सकते हैं।
ज्योमेट्रिकली ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? देखो कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता है ना, यही है कार्टेशियन प्लेन। और इसमें तुम किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ऐसे सीधा सीधा लाइन ड्रॉ होगा, जैसे यहाँ दो लाइन ड्रॉ करके दिखाएं। ये किसका किसका ड्रॉ किया है पता है? एक इक्वेशन ये 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ यहाँ बनाया गया है। तुम कैसे बनाओगे वो समझना। जैसे अगर तुम इस वाले का ग्राफ बनाना चाहता है 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, इसका ग्राफ बनाना चाहता है, तो तुम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना। जैसे हम ना y को या x को यहाँ छोड़ दो, जैसे 3x प्लस 4 है, इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये जो y वाला पार्ट है वो यहाँ ले जाते हैं। फिर सिर्फ y का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये 2 इधर डिवाइड में, मतलब 3x प्लस 4 बाई 2। अब यहाँ ना अपने से x के जगह कोई ना कोई नंबर रखना जिससे y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। जैसे सपोज हम x के जगह रख दिए 0, तो यहाँ 0 रखोगे, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4, तो यहाँ 4 बाई 2 होगा, कट के 2 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू 2 आएगा। तो x में 0 और y में 2 कहाँ होता है? तो x में 0 और y में 2 जाओगे ना, तो इस जगह पे होगा जहाँ ये देखो लाइन जहाँ पास हुआ है। फिर अगर x के जगह तुम 2 रख लेता, 2, तो 3 2 जा 6 हो जाता, 6 और 4 10, 10 को अगर 2 से डिवाइड करता तो 5 आ जाता। देखो तो 2,5 कहाँ होता? देखो 2 होता है यहाँ, 1 2 यहाँ हुआ 5, 1 2 3 4 5, देखो इस जगह पे ये हो गया। तो ऐसे 2 ठो सॉल्यूशन भी निकाल लिया ना, तो फिर यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट निकला, उस पर ऐसे लाइन खींच देगा, बन गया इक्वेशन। किसका? पहला वाले का, 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 का। ऐसे ही इसका भी ग्राफ बना सकता है। देखो बच्चा, इसका x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 है, इसका भी ऐसे ही बॉक्स बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ y का वैल्यू लिखना चाहोगे तो कितना लिखाएगा पता है? यहाँ x का वैल्यू लिख लो। चलो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y। अब ऐसे बॉक्स बना के यहाँ भर लेना। जैसे सपोज अगर हम y के जगह 2 रखे रहते तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता। तो x में 0 y में 2, यही x में 0 और y में 2, x में 0 और y में 2। इसका तो ग्राफ यहाँ बन रहा है बच्चा, कुछ मिस्टेक कर दिया लगता है, यहाँ पे यहाँ से पास हो रहा है, 0,2 यहाँ भी था। x में 0 रख दिए, मतलब y के जगह 2 रखे तो x का वैल्यू हो गया 4 माइनस 4 0। x में 0 y में 2 यहाँ हो रहा था। ऐसे ही दूसरा का भी एक और ग्राफ निकालना चाहता तो निकाल लेना। जैसे x में 1 रख देते हैं, y के जगह 1, तो 2 इंटू 1 2, 4 में 2 जाएगा तो यहाँ 2, x में 2 और y में 1, x में 2 हो जाएगा यहाँ और y में 1 इधर। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये सही ग्राफ नहीं है। कुल मिला के देखो ऐसा हुआ। अच्छा, कभी भी ऐसा 2 ग्राफ जब तुम ड्रॉ करोगे ना, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर जाता है दोनों लाइन, देखो जैसे मान लो ये ग्राफ अगर सही होता तो -2 -1 पे ये इंटरसेक्ट किया, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया नहीं, -1 -2 और -1, ये इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है। देखो ई वाला अगर पॉइंट को यहाँ तुम प्लॉट करोगे ना, तो 0 आ जाएगा, x के जगह -2 और y के जगह -1 पुट कर देना। क्लियर? तो आ जाएगा इस टाइप से। मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखो कभी भी तुमको ग्राफ बनाना पड़े, 2 को लाइन से ग्राफ बनाओ, दोनों जहां इंटरसेक्ट किया, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो उसका सॉल्यूशन है। नहीं इंटरसेक्ट किया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यह ग्राफ 3 टाइप का बन सकता है। ग्राफ जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जैसा बने। देखो ग्राफ कभी कभी बनता है ऐसा, एक लाइन हुआ और दूसरा उसको इंटरसेक्ट करने वाला लाइन हुआ, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया वो कहलाया सॉल्यूशन। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, ग्राफ एक तो ऐसे बना और दूसरा लाइन उसके पैरेलल बन गया, तो ये कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, ये कभी सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन का। और तीसरा हो गया
जैसे एक लाइन ऐसे हुआ और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है, मान लो दूसरा लाइन भी क्या है, इसी के ऊपर है। इसी के ऊपर है दूसरा लाइन भी, तो इसको कहा जाता है, इसके पास है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉरी, एक के ऊपर दूसरा हो गया ना, तो इसके पास हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे अभी बोला था दोनों इंटरसेक्ट ने, पुट करके सेटिस्फाई करवा दिया वही वाला पॉइंट। -2 और -1 को दोनों इक्वेशन में पहला में पुट किया तो 0 आ गया, दूसरा में पुट किया तब भी 0, मतलब -2 और -1 कॉमन सॉल्यूशन है वो दोनों लीनियर इक्वेशन का, पहले जो बताया, ठीक है। इस टाइप से देखो यहाँ एक पैरेलल लाइन का भी, इसका तुम दोनों का ग्राफ बनाओगे ना, बनाने का प्रोसेस वही है। अभी क्वेश्चन लेंगे, अभी हम, मेरा काम है समझा देना एक बार। जैसे ही दोनों का तुम ग्राफ बनाया ना, तो पैरेलल आ गया, देखो ये दोनों, ये कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। लिखा बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, नो कॉमन सॉल्यूशन इफ लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तीसरा देखो, ये जो लाइन है ना, यहाँ 2 लाइन है, एक के ऊपर दूसरा, एक है x + y = 3 और 7x + 7y = 21, ओवरलैप कर गया है, तो लिखा है बोथ स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, तो है ही, लेकिन एक के ऊपर दूसरा है। दे आर ऑल्सो सेम ऑन, सेम कह लो या फिर कॉन्सिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन है। ओनली वन स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज देयर, मतलब ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो 3 टाइप का ग्राफ होता है। ये तुम्हारा लीनियर, ये जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये चार्ट दिया हुआ है। बोला गया है कि कभी भी ऐसा 2 इक्वेशन तुम्हारे पास दिया रहता है ना, ये वाला देखो 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन में क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, देखो समझना। जैसे एग्जांपल के लिए तुमको बोल दिया गया, जैसे 2 इक्वेशन दिया रहता है ना, तो इस फॉर्मेट में होता है a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला इक्वेशन, और a2x और b2y और c2, ये तीनों मिलाओगे दोनों, ये होगा दूसरा इक्वेशन। तो बोला जाता है कि जैसे तुम अभी पढ़ा था कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कैसा, एक दूसरा इंटरसेक्ट करे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा चीज क्या पढ़ा अभी, कि लाइन एक और दूसरा उसके पैरेलल भी हो सकता है, ये दोनों पैरेलल होगा, इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है, इसका नो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब तीसरा टाइप हम लोग पढ़े हैं कि एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, जब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए तो इसके पास मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, ये हो गया मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप का होता है। देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो इसका एक तरीका भी बताया, बोला कि बिना ग्राफ बनाए भी तुम पता कर सकता है कि कौन सा लाइन का कैसा सॉल्यूशन है। जैसे बोला यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, बोला जो इक्वेशन रहेगा ना, ये उसमें पता कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन हम दे दिए 2x + 3y = 5, या इसको इस साइड ला के लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, -5 = 10, 0 ऐसे। अब तीसरा लिख दिया, देखो 3x + 6y - 8 = 0 ऐसा। तो यहाँ तुम a1 a2 a3 क्या हो गया, देखो यहाँ a1 हो जाएगा 2 और b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -5, फिर a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -8। a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों हो गया। a1/a2 करेगा, a1/a2 अगर तुम कर लिया, वही हम बोल रहे हैं कि इसको तुम पता करना चाहता है ना कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, पैरेलल है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है, तो ग्राफ बिना बनाए भी बना सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कैसे। तो बोला a1/a2 को रेशियो में डाल देना और b1/b2 भी देखना, अगर दोनों बराबर नहीं आया ना तभी केस होगा यूनिक सॉल्यूशन।
और अगर ये दोनों बराबर आ गया, जैसे a1/a2 निकाला फिर b1/b2 निकाला, ये दोनों बराबर आ गया तो फिर तुमको c1/c2 निकालना चाहिए। और अगर वो बराबर नहीं आया तो ये होगा नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर तीनों बराबर आ गया, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो सेम आ गया तो मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। ये टेबल में वही चीज दिखाया गया। देखो ये इक्वेशन है, यहाँ a1 के जगह हो जाएगा 1, b1 के जगह हो जाएगा 2, समझा, b1 के जगह हो जाएगा 2। तो तुम देखेगा ना यहाँ a1/a2 निकालेगा ना तो ये रहा 1 और ये रहा 3, तो 1/3 हो गया। b1/b2 निकालेगा ना तो ये -2 और 4 ये हुआ। और c1/c2 करेगा तो यहाँ c1 के जगह 0 है, कुछ नहीं है, तो 0/-20। तो तुम देखेगा ये दोनों सेम नहीं है, इसको तुम काट भी देगा तो ये दोनों सेम नहीं आएगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2। तो ऐसा केस में बोल सकता है कि ये लाइन ना इंटरसेक्ट कर जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। फिर यहाँ देखो ये 2/4 हो जाएगा, 2/4, ये 3/6 और ये -9/-18। तुम इसको कट करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, देख रहा है, इसको भी कट करोगे तो 1/2 और इसको भी कट करोगे तो 1/2। तीनों का वैल्यू सेम है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर ये तीनों सेम है तो ये एक के ऊपर दूसरा लाइन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन तुम इसको कह सकता है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बोल सकता है कि ये कॉन्साइड करेगा, एक के ऊपर दूसरा रहेगा, या सॉल्यूशन के बेसिस पे बात करो तो मेनी सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है ना तो 1 है, और यहाँ 2 है तो 1/2 हो गया, 2/4 यहाँ हो गया, -4/-12 यहाँ हो गया। e कट के 1/2 आएगा, e भी 1/2 आएगा, दोनों मतलब बराबर है। बट e कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, मतलब पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। क्लियर, ये पैरेलल लाइन है और नो सॉल्यूशन है। इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो वही सेम चीज लिख दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और कॉन्सिडेंट लाइन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और पैरेलल के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही इसका मीनिंग होता है। अब जैसे यहां देखो बोला है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिडेंट, इफ सो अगर है तो उसको सॉल्व करो। कंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है समझना। जैसे अभी हम बोले थे ऐसा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्ट वाला, तो एक सॉल्यूशन हुआ, या बोलेंगे एक के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा, एक के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा, तो इसका भी मतलब मेनी सॉल्यूशन होता है। देखो ये हो गया मेनी सॉल्यूशन, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोले। तो ये दोनों मिल के जो बनेगा ना, ये दोनों को कहा जाता है कंसिस्टेंट, इसको कहा जाता है कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल वाला केस होता है जिसमें लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो जाता है, मतलब नो सॉल्यूशन जो होता है, उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसको भी लिख लेना। तो अब जैसे तुमसे पूछा है कि ये कंसिस्टेंट है, ये सॉल्व करके ये बताओ ग्राफ बना के, तो सबसे पहले ना पहला इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। ये हुआ x + 3y = 6, इक्वेशन 1 ये हुआ, और ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। यहां लिख देना ऐसे, टेक इक्वेशन 1, इसमें x का वैल्यू आएगा देखो 6 - 3y, इसमें सॉल्यूशन डाल दो। y के जगह 2 रख देंगे ना तो 3 × 2 6, 6 में 6 गया 0। और अगर इस जगह पे y के जगह अगर तुम 0 रख देता है तो ये सिर्फ 6 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 × 0 और यहाँ 6 बच जाएगा। फिर टेक इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन ले लो, तो वहां देखो लिखा हुआ है 2x - 3y = 12 लिखा हुआ है।
तो 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y, और सिर्फ x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसका तुम सॉल्यूशन निकालना चाहेगा ना, तो निकलेगा ऐसे। देखो अगर मान लो इस जगह पे हम 0 रख देते हैं y के जगह, तो ये हो जाएगा 12/2, कट के 6 आएगा। और अगर इस जगह पे हम रख देते हैं -2, तो ये हो जाएगा -6। देखो 3 इंटू -2 -6, 12 में 6 गया 6, 6 को कट करेगा 3। अब इसका ग्राफ बना देना, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, तो जैसे यहां लिखा था, देखो ये इसमें दिया था x में 0 y में 2, तो देखो y में 2 यहाँ होगा इस जगह, और x में 6 और y में 0, y में 0 और x में 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों को ऐसे लाइन खींच देना। ये हो गया पहला का ग्राफ। दूसरा क्या बोला था, देखो ये किसका ग्राफ हुआ, तो उसका इक्वेशन चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो। यह है x प्लस 3y बराबर 6। नेक्स्ट x के जगह 6 और y 0, x हो गया 6 और y 0, तो x में 6 यही होता है और 0। फिर x में 3 और y में -2, ये 3 हुआ और इधर -2, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ऐसे। ठीक है, c का जो वैल्यू आएगा 3, -2। तो देखो दोनों ग्राफ किस जगह पे इंटरसेक्ट किया, इस जगह पे 6, 0 पे, तो वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तुम ऐसे चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि सिंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट B6, 0, therefore x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर हुआ। सॉल्व बोला था ग्राफिकली करना ना। अच्छा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो ये कंसिस्टेंट हो गया। सिंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। लिख भी सकता है उसको भी, यहाँ मेंशन कर सकता है कि सिंस इट हैज, अब यहाँ सिंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट therefore it has unique solution, therefore it is consistent, क्लियर। इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ लिखा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बताना है कि ग्राफिकली मतलब ग्राफ के थ्रू तुमको ये समझाना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो दोनों, उसके पास कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक है, या इस टाइप का। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये एक तरह से हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन लेगा तो यहाँ लिखो टेक इक्वेशन 1, तो यहाँ है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो 5x बराबर हो जाएगा 8y माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 8y माइनस 1/5। तो यहाँ सॉल्यूशन निकाल लेना होगा कुछ एक दो, ठीक है। जैसे अगर हम x के जगह -3 रख देते ना बच्चा, तो देखो यहाँ क्या होता है, 8 इंटू -3 -1/5, तो ये हो जाता -24 -1/5, तो -25/5 कट के आता 5, -5, ये आया पहले। और अगर हम y के जगह 0.5 रख देते तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 हो जाता। 8 को तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता 4। इनफैक्ट ये माइनस में रख देते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा -4 -1, तो हो जाएगा -5/5, कट के -1 आ जाएगा। हो गया, ये पहला का हुआ। वैसे ही दूसरा इक्वेशन ले लेना। टेक इक्वेशन 2। थ्री एक्स -24/5y और यहाँ 3/5। ठीक है, इसमें अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे 3x + 3/5 यहीं रहने दो, ये 24/5 y को यहाँ ले आओ, ये 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 15x हो जाएगा, कट के सिर्फ 3 बच जाएगा। सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 15x + 3/24। इसका भी सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुम यहाँ x के जगह क्या रख देगा, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है क्या। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा बच्चा, कुछ डेसिमल में, एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा। 2 सॉल्यूशन इसका भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ पे तुम रख दिया 60 48 ना, हाँ 3 रख दो, इसमें x के जगह 3 रख दो। 3 रखने से 15 × 3 45 + 3 48 हो जाएगा। 48 को 24 से 2 बार में काटा जा सकता है, ये आएगा। और अगर इसके जगह -1 रख देता ना, तो -15 × -1 -15 + 3 हो जाता /24, -12/24 कट के -1/2, 0.5 कह सकते। इसको तुम सॉल्यूशन निकालेगा, इसका ग्राफ में प्लॉट कर दो, कैसा आएगा देखो। हम लोग को तो दिखाना है कि इसके पास कैसा सॉल्यूशन है। तो x में -5, y में 3, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3, तो दोनों मिलेगा इस जगह पे। p हो गया। फिर बोला है x में -1 और y में 0.5, इधर 0.5 इस साइड कहीं होगा, इसको मिला दिया, इस टाइप से लाइन खिंचाएगा इसको। उसी तरह से x में 3 y में 2, x में 3 मतलब 1 2 3 और y में 2 1 2, इधर कहीं मिलेगा। और x में -1 y में 0.5 मतलब इधर कहीं, ऐसा कुछ बनेगा। देखो इस जगह पे मिल जाएगा दोनों, देख रहे हैं दोनों सेम सॉल्यूशन था। तो लिख देना कि सिंस बोथ लाइन intersect at -1, 0.5, वो भी नेगेटिव में, therefore it has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, वही पूछा था कैसा सॉल्यूशन। हेंस तुम चाहो तो सॉल्यूशन भी लिख सकता है कि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -0.5। डन, ठीक है। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन यहां भी है, देखो। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट, तो शी आंसर द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज।
देख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन में से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ पैंट परचेज, तो हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बाउट, कितना खरीद के लाया है। तो इसमें ना तुम ऐसे करके बना सकता है कि लेट नंबर ऑफ, क्योंकि यहां लिखा था शुरू वाले में ना, व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच सी हैड बाउट, तो वो कहती है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो लेट कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पैंट जो है वो है x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्कर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट हो जाएगा, स्कर्ट्स के बारे में बोला था 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, इसका ट्वाइस करो, उससे 2 कम कर दो, ये हो गया। सॉरी y अभी मान लेते हैं हम, तो 2 वेरिएबल में लिखना है ना, ये y मान लिया 2 चीज, ठीक है। देयरफॉर x और y के बारे में यही कनेक्शन था कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब ये y जो है वो ट्वाइस से 2 कम है, ट्वाइस देखो 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, तो पैंट इतना था, तो इसको तुम 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते। ये हुआ इक्वेशन 1। एक और केस जो सेकंड केस दिया है उसमें देखो लिखा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट ये है तो मतलब y बराबर जो है नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, तो पैंट जो है उसका 4 टाइम्स से 4 लेस है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं। फिर ये दोनों को सॉल्व कर दो, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकता है, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, अभी और मेथड बताने वाले हैं हम आगे चल के। इसको तुम ग्राफ से अगर सॉल्व करना चाहोगे तो फिर वही ग्राफ ड्रॉ करना होगा दोनों का, नहीं तो अभी हम इसको बनाने का 3-4 मेथड होता है, जिसमें 2 का जिक्र अभी तुम लोग को पढ़ाया गया है, जो है एक एज्यूम इन, सॉरी क्या स्टैटिक्स का बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, तो इसका है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ये 2 मेथड का जिक्र किया है, और भी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक ग्राफिकल तो है ही तुम्हारा। तो अभी अगर तुम इसको बनाना चाहता है किसी भी एक मेथड से ना, तो देखो जैसे अभी हम बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, अगर इसको हम बनाना चाहें बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, तो ये दोनों को ऐसे लिखना फ्रॉम 1 and 2, ऐसे लिख देना कि ये है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और उसके नीचे दूसरा इक्वेशन को लिख देना। फिर ये दोनों को, अगर ये दोनों का साइन सेम सेम है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना एक में से दूसरा। जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, तो यहाँ साइन बदल दिया जाता है, देखो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल होगा। अच्छा ये दोनों सेम भी होना चाहिए, जैसे ये y 1 में है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, दोनों सेम है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि गायब हो जाए, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ही कट जाएगा, 2 में 4 जाएगा, माइनस 2x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1। इसको तुम किसी एक में पुट कर दिया, पुट इन 1, मतलब यहाँ पे पहला वाला में 2 × 1 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, मतलब ये फगेती मार रहा था ये आदमी, क्या कौन है, चंपा। ये मात्र एक स्कर्ट खरीदी है और कोई भी एक पैंट खरीदी है, स्कर्ट तो खरीदी ही नहीं है, ठीक है, यही था। तो वही पूछा था कि हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा अबाउट, तो यही खरीदी है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 1 पैंट एंड 0 स्कर्ट परचेज्ड बाय चंपा रानी, है ना, ये हो गया क्लियर। यहां पे देखो ये एक्सरसाइज 3.1 में है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है।
क्या लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम आंसर एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू टेक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज में ये लोग हिस्सा लेता है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसमें बॉयज और गर्ल्स का काउंटिंग के बारे में बता दिया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट है ऑफ क्लास 10। तो हम यहां लेट कर लेते हैं कि लेट टोटल लेट नंबर ऑफ बॉय x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो y है। तो ये दोनों को जोड़ेगा x और y को, तो 10 आना चाहिए, 10 को स्टूडेंट। और फिर यहाँ लिखा था द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज से ना गर्ल्स ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि गर्ल्स y है ना, तो y में से x कम करेंगे तो 4 आएगा। इसको अच्छा से लिखेगा तो -x + y बराबर 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर 10 -x + y बराबर 4। सॉल्व कर देंगे तो कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, y का वैल्यू 7 हो जाएगा। इसको पुट कर दो किसी एक में, तो यहाँ हो जाएगा x + 7 बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 - 7 यानी कि 3। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3, नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। यही निकालना था, काफी इजी था, है कि नहीं। ये जो कौन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं अभी यहाँ जो बता रहे थे, ये मेथड का नाम है, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, वैसे बहुत जगह इसको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। अब देखो यहां भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपया। 5 पेंसिल अगर खरीदेगा और 7 पेन तो 50 रुपया लगेगा, जहां जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदोगे तो तुम्हें मिलेगा 46 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हम कॉस्ट ऐसे लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल कॉस्ट ऑफ पेंसिल x रुपया, कॉस्ट ऑफ पेन y रुपया। तो बोला था कि 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदेगा तो हो जाएगा 5x 5 पेंसिल का और 7y 7 पेंसिल का, दोनों मिला के 50 रुपये। एंड दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y, ये मिलाने से आता है 46 रुपया। ये दोनों को सॉल्व कर दो किसी तरीका से। ठीक है, क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो बार बार हम बना रहे हैं, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, वही यूज करेंगे अभी। वो थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, इजी। और दूसरा मेथड भी अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो ये 5 है, यहाँ इतना है, ये दोनों या तो मैच करना चाहिए या तो ये दोनों मैच करना चाहिए। मैच तो भी नहीं कर रहा है, तो ये 5 और 7 दोनों का एलसीएम ना 35 होता है। तो इसीलिए ना इसको भी 35 बना दो, इसको भी। तो हम इसको 5 से इंटू कर दे रहे हैं ताकि 35 बन जाए, इसको 7 से। कुल मिला के बहुत कोई ऐसे बोलता है 7 से इसको कर देंगे, 5 से इसको, बट कहीं कहीं ये तरीका ज़्यादा सही नहीं मानते हैं। इसलिए समझना 7 और 5 जो भी नंबर रहेगा उसका एलसीएम ले लेना और उस एलसीएम को ले आना दोनों जगह पे। ठीक है, जैसे यहाँ 35 आ रहा था 7 5 का,
इसको 5 से इंटू करने से 35, इसको 7 से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा, देखो 5 से ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 35y और ये हो जाएगा 250। 7 से 49x, ये 20 नहीं ये होगा 35y, 7 6 जा 42, 4 बचेगा 32। ये नेगेटिव 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 साइन चेंज कर देना क्योंकि ये दोनों प्लस है, ये कट जाएगा। 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 2 -24x। इसमें सॉल्व करना, 2 में 0 तो 2 ही रहेगा, 12 में 5 तो 7 रहेगा और इकड़ के नेगेटिव में आएगा। x का वैल्यू हो जाएगा -72 बाई -24। तो ये पूरा 3 बार में कट जाएगा। तो ये 3 रुपया तुम्हारा निकला कॉस्ट ऑफ पेंसिल। इसको किसी एक में पुट कर देना, जैसे पुट इन इक्वेशन 1। तो 5 × 3 वहां हो जाएगा और यहाँ 7y है ही, यहाँ 50 है तो 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15, 5 3 15 होता है। यहाँ बन जाएगा 35 और y का वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। देयरफॉर तुम कह सकता है कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया 3 रुपया और कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ईच पेन, ठीक है, वो हो गया 5 रुपीज। बन गया। यहां लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्साइड। बोल रहा है ना कि इसमें तुम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालो और उससे पता करो कि ये जो लाइन तुमको दिख रहा है ये पैरेलल है या कॉन्साइड है, किस टाइप का है, कॉन्सिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो हम इसको अभी उधर वो बॉक्स में समझाए थे। देखो यहाँ 5 और 7 है ना, यहाँ a1/a2 का वैल्यू हो गया एक तरह से 5/7। फिर b1/b2 निकालो, -4 और यहाँ 6। अभी दोनों तो सेम नहीं है, इसका मतलब तुम कह सकता है कि हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू आया b1/b2 का, देयरफॉर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकता है, यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। या इसी को कह सकता है इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही तुम यहां भी निकालना चाहोगे ना, देखो ये 9/18 है, ये 3/6 आया, इसको तुम 9 से 2 बार में इतना कटेगा और इसमें भी ये इतना, ये देखो 12/24 है, इसको भी कट करोगे तो 1/2, मतलब तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। मतलब ये होगा, तीनों बराबर रहता है तो मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, ये हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन इसका, ठीक है, ये मेनी सॉल्यूशन हो जाए। यहां तुम देखेगा तो 6/2 है, यह 3/-1 कट के 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, दोनों सेम। और यहाँ पे 10/9, मतलब ई बराबर है इसका, ई बराबर नहीं है, मतलब ये हो गया नो सॉल्यूशन वाला केस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये हुआ नो सॉल्यूशन वाला सिचुएशन, समझ रहा है, ऐसा हुआ। यहाँ लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है कौन कंसिस्टेंट है, तो हम बताए थे यूनिक सॉल्यूशन रहे, एक भी सॉल्यूशन रहे, यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों को कहा जाता है कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन रहा तो उसी को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। जैसे यहां देखेगा तो यह है 2 3x 2x और 5 ना, और दूसरा है 2x - 3y बराबर 7s। रेशियो में डालेगा तो 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ देखो 5/7। क्या लग रहा है दोनों सेम है, तो नहीं है, बिल्कुल कोई सेम नहीं है।
मतलब a1 बाई a2 जो है ना सो नॉट इक्वल टू हो गया b1 बाई b2 का। देयरफॉर पूछा था ना इसके पास क्या सॉल्यूशन है, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब है, अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब हुआ ये कि ये कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। क्लियर? तो ये कंसिस्टेंट माना जाएगा। यहां देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहां देखो इक्वेशन ये था, हालांकि यहां बोल रहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। यहां देखो x और y बराबर 5 है और यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 10 है। देखो इसमें तुम a1 बाई a2 करेगा ना तो ये 1 होगा, यहाँ 2 1 बाई 2 होगा। अब b1 बाई b2 करेगा तो यहाँ भी 1 बाई 2 होगा, और c1 बाई c2 करेगा तो वो भी 5 बाई 10 होगा, यानी कि कट के 1/2। तीनों सेम आया, ठीक है, तीनों सेम आया। मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, देयरफॉर इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंट बोल सकता है, इट इज कंसिस्टेंट। इसका तुम ग्राफ बनाओगे ना तो पैरेलल बनेगा, पैरेलल बोल रहे हैं, कौन साइड, एक के ऊपर दूसरा। तो ग्राफ बनाने भी हालांकि बोला था, क्योंकि ये देखो x y मिलके 5 हो रहा था, तो इसका तुम सॉल्यूशन निकालेगा ऐसे ना, तो देखो x के जगह अगर यहाँ 1 रख देता है, यहाँ y के जगह 4 रख देता तो 5 आ जाएगा, या इसके जगह 3 इसके जगह 2, ऐसा कुछ। अगर दोनों मिलके 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। फिर दूसरा इक्वेशन में दिया था 2x 2y मिलके 10, इसका भी तुम ग्राफ बनाना चाहोगे तो वही सेम सॉल्यूशन निकल सकता है इसमें भी। जैसे 10 लाना है तो यहाँ 10 लाने के लिए क्या करेगा, तो वही सेम इक्वेशन हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड करेगा तो यही तो दिखेगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो 1 और 4 यहाँ भी हो सकता है, 3 2 यहाँ भी हो सकता है, इसके लिए भी। इसका तुम ग्राफ बनाना चाहेगा तो x में 1 y में 4, 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा, और x में 3 और y में 2 मतलब इधर कहीं आएगा। ये दोनों को सॉल्व करके मिला दो, हो गया ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से बन गया ये। अब देखो यहां पे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही सेम क्वेश्चन है ना, ये तो वही स्लाइड है, यहां पे आ गया। अब वर्ड प्रॉब्लम है, देखो वर्ड प्रॉब्लम से पहले ना यहाँ पे बहुत सारा जैसे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर लॉन्ग देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। कैसे निकालेगा, ये मान लो गार्डन हुआ, तो बोला था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, चलो हाफ वो भी हटाओ, बोल रहा था लेंथ 4 मीटर ज्यादा है इसका विड्थ से, तो विड्थ को हम मान लिए x और लेंथ को y। ठीक है, तो हमको ये बताओ जब लेंथ ज्यादा है उससे तो y में से अगर तुम x माइनस कर दोगे तो 4 बचना चाहिए, इक्वेशन 1 हो जाएगा। समझ रहा है, क्योंकि यहाँ बोला था कि हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ ज्यादा है 4 मीटर किससे, विड्थ से, ये ज्यादा है तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। दूसरा बोला था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका पेरीमीटर निकालोगे ना, पेरीमीटर इसका निकलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है, लेकिन तुम उसका हाफ कर देगा, हाफ कर दिया मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो इसका हाफ है 36 के बराबर, ये कट जाएगा, x प्लस वाई मिलकर 36 हो। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर देना। यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट हम नहीं लिखे हैं, लेट
क्या, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी x एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी y। ये दोनों को सॉल्व कर देना फ्रॉम 1 and 2, तो हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई बराबर 36 और वो वाला को तुम माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 लिख सकता है, कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया 20। इसको पुट कर दो किसी एक में जैसे पुट इन 1 या 2 किसी में भी। तो अगर पुट कर देगा 2 में ना, तो यहाँ x हुआ और y के जगह 20, यहाँ 36, तो x का वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस 20, 16। क्लियर, बन गया। यहां फिर 6 नंबर में बोला था गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो मान लो एक लाइन है यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 8, तो दिया हुआ है, तो एक दूसरा हम लिख लेते हैं जिससे ये इंटरसेक्टिंग कैसे बनेगा। तो हम कुछ अलग कर देते हैं, जैसे ये 3x लिख देते हैं, ये 2y और यहाँ समथिंग, मतलब यहाँ तुम देख रहा है 2/3 आएगा पहला का रेशियो और ये 3/2, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ऐसे ही बोला था कि लिखने जो इंटरसेक्टिंग बना दे। पैरेलल बनाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तो ये 2x प्लस 3y है यहाँ इतना, तो हमको ये मान लो 4x दे दिए, ये 6y दे दिए, आई वाला दे दिए मान लो 12, कुछ अलग। ये दोनों का रेशियो निकालेगा ना तो 1/2 आएगा कट के, ये दोनों का रेशियो निकालेगा तो वो भी 1/2 आएगा, बट ये दोनों का आ जाएगा 4 से -2/3, मतलब बराबर नहीं आएगा। 2 सेम आया, तीसरा नहीं आया, मतलब ये पैरेलल वाला केस हो गया। ये पहला का पेयर यही बनेगा, ये पहला के लिए यही पेयर बनेगा। देखो एक तो दिया हुआ था, दूसरा हम लोग निकाले, दूसरा के लिए ये वाला पेयर बन जाएगा, ये दिया हुआ था, दूसरा हम लोग निकाले। ठीक, एक और बचा है कोइंसिडेंट के लिए तीनों सेम होना चाहिए, तो यहां भी कुछ वैसा ही डालो जिससे बाकी जगह आया है इस टाइप का। अब बोला यहाँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ग्राफ इसका ड्रॉ करना होगा। ग्राफ इसका ड्रॉ करेगा तो कैसे आएगा, देखो यहाँ दिया था x माइनस, चला गया, ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो y को एक साइड रखो, y को उस साइड ले गए मान लो, तो इसका सॉल्यूशन निकालेगा ना तो आएगा x के जगह अगर 0 रख दिया तो y 1 आएगा, 0 + 1, और अगर हम x के जगह -1 रख देंगे ना तो ये 0 आ जाएगा, पहला का सॉल्यूशन। दूसरा का देखो, इसका अगर तुम निकालेगा यहाँ 3x + 2y -12 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी निकालेगा यहाँ पे अगर तुम 0 रख दिया x की जगह, 12/2 यानी कि 6, और यहाँ अगर तुम 4 रख देता, 4 × 3 12, ये 0 हो जाता। इसका तुम ग्राफ बनाता अगर ऐसे, तो देखो x में 0 y में 1 यहाँ आएगा, और x में -1 और 0 यहाँ आएगा। देखो ऐसे करके ग्राफ बनेगा एक। दूसरा का यहाँ दिया था x में 0 y में 6, 1 2 3 4 5 6 इधर कहीं, और x में 4, 1 2 3 4 ऐसे। इसका हो जाएगा ऐसे PQ, ठीक है।
ई जो हुआ, तुमसे पूछा था सबका कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट कैसे बताएगा? देखो 3 कोऑर्डिनेट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वही पूछा था तीनों का कोऑर्डिनेट। एक का तो कोऑर्डिनेट हो गया कितना, -1,0, दूसरा का इधर हो गया 4,0, और तीसरा का यहाँ हो गया, यहाँ R नाम दे देते हैं। इसका हो जाएगा, देखो ये हमको जैसे लग रहा है 2 पेड़ है और इधर 2 पेड़ है, 2 2। ये तो ग्राफ पेपर पे बनाने का है ना, अगर तुम ग्राफ पेपर पे इसको बनाता तो ये एग्जैक्ट दिखता। तो ये 2 2 मेरे ख्याल से लग रहा है कि होना चाहिए। वैसे अगर 2 और 2 इसका सही होता तो ये दोनों को सेटिस्फाई करता। x में 2, y में 3 होना चाहिए इसका। x में 2 तो 6 हो जाएगा, 3 ये भी 6 हो जाएगा। हाँ, x में 2 और y में 3 होना चाहिए इसका, तब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही है तीनों कोऑर्डिनेट। यहाँ पूछा था कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों का जो ट्रायंगल बनेगा उसका, तो यही तीनों है कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ बोला है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होता है, देखो एक एलिमिनेशन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ है x + 2y = 3 और ये है 7x - 15y = 2। इसको तुम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे तो ये 1 इक्वेशन होगा और ये 2। कोई एक ले लो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ हो जाएगा 7x - 15y = 2। 7x बराबर हो जाएगा 15y + 2। इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। इसमें सॉल्यूशन निकाल लेना। अरे हम ग्राफिकल में पहुंच गए, देखो यही सब तो गड़बड़ है। यहां से निकला ये x का वैल्यू, और यही x का वैल्यू यहां पुट कर देना, पुट इन 2। तो यहां देखो x की जगह लिख दिया, यहाँ x की जगह ये वैल्यू 15y + 2 / 7, और यहाँ 2y है ही, यहाँ 3 है। एलसीएम लेगा तो 7 आ गया। पंद्रह और 14 मिलके 29y + 2। ये देखो आंसर आया y। इसको किसी एक में पुट कर देगा, जैसे 1 में या 2 में, किसी में भी, जैसे पुट इन 2 में पुट कर दिए, तो वहाँ x + 2y है, 2 × y। तो 29 आ जाएगा एलसीएम। ये आंसर आ जाएगा 49/29 आंसर। ये इस मेथड को कहा जाता है क्या, तो सब्स्टिट्यूट करके बना दिया, पुट करके बनाना है ना, ऐसे करके ये बनता है। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब तुमको खुद से ट्राई करना होगा अभी फिलहाल, नहीं तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे पूरा। ठीक है, इतना हो गया है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी है, एनसीईआरटी का सारा लिए हुए थे ये। आज के लिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।